जब तक आपकी तनख्वाह बड़ी नहीं होगी, आप बड़ी सेविंग नहीं कर पाएंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। और इसी वजह से ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी में पैसिमिस्टिक हो जाते हैं। कोई भी पैसा आपको दो तरह का पावर देता है, एक इनटैंजिबल थिंग्स को खरीदने का और दूसरा टैंजिबल थिंग्स को खरीदने का। इसलिए आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि जैसे अर्निंग या फिर इनकम आपकी एक नेचुरल हैबिट है, वैसे ही सेविंग आपकी एक नेचुरल हैबिट होनी चाहिए। इसके लिए किसी रीजन का होना जरूरी नहीं है। जब आपके दिमाग में यह विचार आए कि इस महीने की तनख्वाह से मैं कुछ सेव नहीं कर सकता, मैं सेविंग तब करूंगा जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, तब खुद को याद दिलाइएगा कि आप साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर नंबर 10 की अवहेलना कर रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस 10वें चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर का नाम है पैसे कमाना नहीं, बचाना। द ओनली फैक्टर यू कैन कंट्रोल जनरेट्स वन ऑफ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। हाउ वंडरफुल। राइटर ये बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास पैसे के बारे में सिर्फ दो ही डिसीजंस होते हैं, एक पैसे कमाना और दूसरा पैसे बचाना। पर जरा ध्यान से समझिए कि क्या आपके हाथ में इन दोनों में से कौन सा काम है, वो कौन सा एक्ट है जिस पर आपका ज्यादा कंट्रोल है, कमाना या फिर बचाना। और इसीलिए ये चैप्टर पूरी तरह से सेविंग पर फोकस करता है। राइटर ये कहते हैं, द फर्स्ट आइडिया, सिंपल बट इजी टू ओवरलुक, इज दैट बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इट हैज लॉट टू डू विद योर सेविंग रेट। यानी कि एक ऐसा नियम पैसे के बारे में जिसे हम में से ज्यादातर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो ये है कि आप कितना कमाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप कितना बचाते हैं इससे फर्क पड़ता है। आप भविष्य में अमीर बनेंगे या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जो भी कमा रहे हैं उनमें से कितना सेव कर रहे हैं। क्या आपने गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग इसी माइंडसेट के होते हैं। हम सोचते हैं कि अभी 50,000 रुपए की तनख्वाह आ रही है, अभी सेविंग नहीं हो पाएगी, जब तनख्वाह 1 लाख की हो जाएगी तब हम सेव करना शुरू करेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? राइटर ये समझाते हैं कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बड़ा पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक आपकी तनख्वाह बड़ी नहीं होगी, आप बड़ी सेविंग नहीं कर पाएंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। और इसी वजह से ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी में पैसिमिस्टिक हो जाते हैं। वो जो भी कमाते हैं उसे पूरा खर्च कर डालते हैं, इस उम्मीद में कि भविष्य में जब उनकी कमाई बढ़ेगी तभी वो अपनी सेविंग बढ़ाएंगे। पैसे के संबंध में एक और नियम जो इस किताब के इस चैप्टर के अलावा भी है और यहाँ पर कॉर्पोरेट करता है, वो है लिविंग बिलो योर मीन्स। और इसीलिए इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चरवाक का एक नियम है, ऋण लो और घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हमें से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जिंदगी 4 दिन की है, मजे मार लो, पता नहीं कल को किसने देखा क्या हो जाए। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकें। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो भी कमा रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक सेविंग रेट तय कीजिए। आप कितने पैसे को लगातार सेव करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं या 10 लाख। राइटर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, पास्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम व्हाट यू नीड इज जस्ट व्हाट सिट्स बिलो योर ईगो। यानी कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। उसके परे आप जो कुछ भी खर्च करते हैं वो सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए है। मिसाल के लिए, आपका काम एक अच्छी कार में भी चल सकता है, पर आप बहुत महंगी कार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये आपके ईगो को सेटिस्फाई करती है। क्या आपको याद है एक बेहद मशहूर सीरीज द स्कैम 1992 के लास्ट एपिसोड में हर्षद मेहता ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था, जिंदगी जीने के लिए कुछ करोड़ रुपए सफिशिएंट हैं, इसके पार आप जो भी कमाना चाहते हैं वो सिर्फ आपके ईगो के लिए है। राइटर आगे कहते हैं कि पैसे के संबंध में 2 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई भी पैसा आपको 2 तरह का पावर देता है, एक इनटैंजिबल थिंग्स को खरीदने का और दूसरा टैंजिबल थिंग्स को खरीदने का। टैंजिबल थिंग्स वो चीजें हैं जिन्हें आप खरीद कर मटेरियल फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं और प्लेजर हासिल कर सकते हैं। मिसाल के लिए, महंगी घड़ियां, महंगे जूते, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़ी कार, बड़ी नाव, कुछ भी ऐसा ही। दूसरी तरफ इनटैंजिबल स्टफ, यानी कि जब आप उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे, वो आपके बैंक में पड़े हुए हैं या फिर किसी इन्वेस्टमेंट फर्म में लगे हुए हैं
या फिर किसी भी ऐसी जगह जहां वो आपको पैसिव इनकम कमा कर दे रहा है। इसे पैसे का इंटैंजिबल स्टफ कहते हैं। राइटर ये बताते हैं कि टैंजिबल स्टफ आपको जितना मजा देता है, इंटैंजिबल स्टफ इससे कहीं ज्यादा मजा देता है। इस चीज को ध्यान से समझिए। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि मनी और वेल्थ में क्या डिफरेंस है। मनी तब है जब आप उस पैसे को किसी सामान को खरीदने के लिए खर्च करते हैं। वहीं वेल्थ वो पैसा जो आपने अभी तक खर्च नहीं किया, जो आपके इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, जो आपके बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है। ये पैसा आपको इंटैंजिबल स्टफ या फिर इंटैंजिबल बेनिफिट्स देता है। आपके पास पावर है कि इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। आपके पास पावर है, आप जब चाहे तब वो खरीद सकते हैं, पर आप उसे खर्च नहीं कर रहे क्योंकि आपको अभी उसकी जरूरत नहीं है। राइटर कहते हैं कि पैसे का इंटैंजिबल स्टफ टैंजिबल स्टफ से कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सवाल है हमें उसे समझने की। दूसरा नियम, आप में से बहुत सारे लोग अपने सेविंग के लिए कुछ न कुछ गोल रखते हैं। मिसाल के लिए अपना डेस्टिनेशन वेडिंग, अपनी पढ़ाई, भविष्य में किसी भी तरह के वर्ल्ड टूर, बड़ी गाड़ियां या फिर घर। हमें से ज्यादातर लोग सेविंग के लिए एक रीजन चाहते हैं। अगर हमारे पास रीजन नहीं होता तो हम सेविंग नहीं करते। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे बच्चे हों जिसके माता पिता को पैसों की जरूरत ही नहीं और उनके पास अपनी सफिशिएंट वेल्थ है, तो क्या आप कभी सेविंग पर फोकस करेंगे? आंसर है नहीं। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। राइटर ये समझाते हैं कि सेविंग बिना किसी रीजन के होनी चाहिए। हम में से किसी ने भी भविष्य नहीं देखा और हमें नहीं पता कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, जैसा कि मिस्टर अदानी के साथ अभी हो रहा है। इसलिए आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि जैसे अर्निंग या फिर इनकम आपकी एक नेचुरल हैबिट है, वैसे ही सेविंग आपकी एक नेचुरल हैबिट होनी चाहिए। इसके लिए किसी रीजन का होना जरूरी नहीं है। मनी मैनेजमेंट पर लिखी हुई एक बेहद मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ने भी यही समझाया है। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए राइटर कहते हैं कि जब आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग पर फोकस करते हैं, तब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कमा रहे हैं। ये सेविंग धीरे धीरे आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ जाती है, आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करती है और आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग पर इजाफा करती है। इसका नतीजा यह होता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कैश इन हैंड आता जाता है, और कैश इज किंग, ये हम सभी लोग जानते हैं। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होता है, आपके लिए अपने समय पर काबू करना उतना ही आसान होता है। और आप जानते हैं कि पैसे का अल्टीमेट एम आपको सामान खरीद कर देना नहीं, बल्कि आपके समय पर आपका कंट्रोल करवाना है। जब आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आपको नौकरी या फिर बिजनेस करने की जरूरत ना हो, तब आपका टाइम आपके काबू में रहता है। आपके पास ये छूट होती है कि आप अपने समय के साथ जो भी चाहे वो कर सकें। यही पैसे का अल्टीमेट एम है। पर यह तब हासिल होता है जब इररिस्पेक्टिव आपकी अर्निंग, आप अपने सेविंग्स पर फोकस करते हैं। राइटर ये समझाते हुए कहते हैं कि इस समय बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप ऑटोमेटिकली अपनी मंथली अर्निंग में से सेविंग के लिए पैसे निकाल सकते हैं। यदि आपके लिए इस काम को मैनुअली करना कठिन होता है और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खुद पर खर्च करें, तो इन ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। राइटर ये बताते हैं कि जैसे ही आपके हाथ में पैसा आए, सबसे पहले अपनी सेविंग्स को बाहर निकाल दीजिए। इसे गिव योरसेल्फ मनी फर्स्ट करना कहते हैं। इसके बाद जो भी पैसा बचता है उससे अपनी जरूरतें पूरी कीजिए, और लास्ट में अगर आपके पास कुछ पैसा बच जाए तो उसे अगेन सेविंग में डालिए। ये उम्मीद मत कीजिए कि जब आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी तभी आप अपनी सेविंग बढ़ाएंगे। इस बात को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए राइटर ने इससे पहले के एपिसोड्स में भी समझाया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा सा चेंज आपके पूरे फाइनेंशियल जर्नी को बदल कर रख सकता है। राइटर ने इसका एग्जाम्पल देते हुए कैसे दुनिया में आइसेजेस आए, इसको एक्सप्लेन किया है। इसलिए अगली बार जब आपके दिमाग में यह विचार आए कि इस महीने की तनख्वाह से मैं कुछ सेव नहीं कर सकता, मैं सेविंग तब करूंगा जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, तब खुद को याद दिलाइएगा कि आप साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर नंबर 10 की अवहेलना कर रहे हैं। दोस्तों, पैसे के संबंध में ये नियम सुनने में बेहद आसान लगते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बड़े से बड़े रईस लोग इनमें से कुछ नियमों की अवहेलना करते हैं और नतीजा उनका पूरा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अनिल अंबानी और वर्तमान में मिस्टर अदानी इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। काश के इन लोगों ने भी साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक को ध्यान से पढ़ा होता और जो शिक्षाएं
इस किताब के अंदर दी हैं उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते तो शायद आज उनके साथ ये नहीं होता। वो तो नहीं सीख सके, पर आप सीख सकते हैं, क्योंकि जिंदगी कभी भी सिखाना बंद नहीं करती। पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।